हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचएन सिंह आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और एचसी हार्डविक अगर याद करना है तो रटिए मत, हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूं इसी वक्त अपने क्लासरूम में। चलिए, आप सभी लोग हमारे क्लासरूम में वेलकम हैं। तो चलिए हमारे क्लासरूम होंगे। चलिए, मैं इस वीडियो में कुछ खास बताने वाला हूं। अभी तक आपने एचसी हार्डविक, जो कि जनरल कंपटीशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे अगर आप बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश के सेक्शंस होते हैं, तो उस तरह के एग्जाम्स के लिए एचसी हार्डविक के जो वॉल्यूम्स है, 0 वॉल्यूम, 1 2 इस तरह से 5 वॉल्यूम्स, तो टोटल 6 वॉल्यूम्स होते हैं। तो उन सारे वॉल्यूम्स को लोग इसलिए रट जाते हैं क्योंकि उन्हीं से एग्जाम्स में एंटो, साइनो, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आपको खास क्या बताने वाला हूं मैं कि अभी तक जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया आपने, केवल वर्ड्स सीखा, और केवल वर्ड सीखते हैं तो आपके दिमाग में वो टिकता नहीं है। क्योंकि जैसे कि आपको मान लो घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपने मटेरियल तो ले आया, मंगा लिया, लेकिन आपने घर बनाया ही नहीं, तो वो मटेरियल धीरे 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 खराब हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर आप केवल वर्ड पावर बढ़ाते हैं, केवल वोकेबुलरी बढ़ाते हैं अपने दिमाग में, और उसका इस्तेमाल करना नहीं सीखते हैं, तो धीरे धीरे वो निकल जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं, इसी वक्त आपको वो चीज याद होगा। जितने भी सारे वर्ड्स मैं इसमें सिखाऊंगा वे सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। टेक्निक अलग है। जैसे एक सेंटेंस है, उसके अंदर केवल मैं वर्ड को, एक सिंगल वर्ड को अगर चेंज कर दूं और सेंटेंस वही रहता है, तो आपको आसानी से याद हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक लड़का दरवाजा खटखटा रहा था, फिर इसी सेंटेंस में मैंने लड़का के जगह अगर मैं बॉय रख दूं, एक बॉय दरवाजा खटखटा रहा था, फिर मैं इसी सेंटेंस में अगर रख दूं लैड, एक लैड दरवाजा खटखटा रहा था, फिर इसी सेंटेंस में अगर मैं छोरा रख दूं, एक छोरा दरवाजा खटखटा रहा था, तो इन 4 वर्ड्स को सीखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेंटेंस सेम ही है, उसके भाव आप समझ रहे हैं। बस इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं हर एक वीडियो में 150 के करीब, 150 यानी 150 वर्ड्स कवर किया है। और इन सारे वर्ड्स को कवर करने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपको याद हो गया? तो मैं इसके लिए टेलीग्राम पे हर दिन हर वीडियो के साथ मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, जिसपे एंटो साइनो आप एक्सरसाइज बना सकते हैं और उसका आंसर आप मैच करा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वीडियो देखने से कितना फायदा मिल रहा है। तो गजब का वीडियो है ना? अगर इस वीडियो को अगर कंटिन्यू आप देखते हैं तो आपका बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और एसएससी के एग्जाम्स आसानी से निकल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर ना सबसे पहले जो है सॉल्यूशन ए वाला पार्ट मिलेगा, उसके बाद बी 3 बार मिलेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन सी भी 3 बार मिलेंगे। गजब का टेक्निक है, अगर देखिएगा तो अभी ही आपको ये याद हो जाएगा। हम चाहेंगे कि इसका केवल एक रिव्यू कर दें आपको। अब मैं इसको डिटेल नहीं बताऊंगा सॉल्यूशन ए को, क्योंकि यही जो भी वर्ड सॉल्यूशन ए के अंदर है, इसी का इस्तेमाल हम लोग सारे सेंटेंसेस के अंदर किया है, जिससे आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे इसको आप नोट कर सकते हैं बाद में जब याद हो जाए। तो जरा इस कंटेंट को देखिए, इसमें कितने वर्ड्स है। आप इन कंटेंट्स को आप देख करके आप इन्हें लिख सकते हैं कॉपी में, लिखने से भी प्रैक्टिस अच्छी होती है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं डाउनलोड करने के लिए सॉल्यूशन बी। तो यहां पर आप देख रहे हैं सॉल्यूशन बी, और हम हर सॉल्यूशन बी के अंदर जाएंगे, सेंटेंस सेम ही मिलेगा। जैसे मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे
जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन बी के अंदर जो सेंटेंस है, जैसे देखिए द डिलीवरी ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेदर इरेगुलर। अब अगला सॉल्यूशन बी पे भी हम लोग जाते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन बी है, इसमें भी द लिखा हुआ है द अलॉटमेंट या द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेदर इरेगुलर। एक और सॉल्यूशन बी मिलेंगे, यानी सॉल्यूशन बी 3 पार्ट्स में है और सॉल्यूशन सी भी 3 पार्ट्स में है। तो यहाँ पे फिर सॉल्यूशन भी मिला, इसमें लिखा है द सप्लाई द डीलिंग ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेदर इरेगुलर। बात समझ में आ गई होगी, यानी एक ही सेंटेंस 3 जगह पे लिखे हुए हैं और उसके अंदर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जब वर्ड्स चेंज हो जाते हैं तो बच्चे आसानी समझ लेते हैं कि इसका भी मतलब वही होगा और उन्हें याद हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये याद हो जाए तो आप रैंडमली कहीं कहीं से आप वर्ड्स को चेक कर सकते हैं कि आपको याद है कि नहीं, वो भी सेंटेंस के ऊपर आपको चेक करना है। जब खूब अच्छी तरह से याद हो जाए उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाना है। एक्सरसाइज बनाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, वीडियो के लिंक में, वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं एक लिंक दे दूंगा, जिसको टैब कीजिएगा तो सीधा आपको टेलीग्राम के ऊपर ले जाएगा। और टेलीग्राम में मैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, वहां से आप एक्सरसाइज बना सकते हैं, हर दिन का एक्सरसाइज। जब तक एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे आप, वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो एक्सरसाइज बनाते चलिए। चलिए मैं अब सॉल्यूशन 1 बाय 1 आपको बता दूं। सॉल्यूशन बी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर है सॉल्यूशन बी को देख लेते हैं। देखिए यहां पे सॉल्यूशन बी का फर्स्ट सेंटेंस जो है, सॉल्यूशन बी का फर्स्ट सेंटेंस जो है यहां, इसको हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन बी का फर्स्ट सेंटेंस, इसमें लिखा है द डिलीवरी ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेदर इरेगुलर। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में जो मेल का, मेल मतलब चिट्ठी पत्री, तो मेल का जो डिलीवरी है, डिलीवरी मतलब वितरण है, जो बांटने की क्रिया है उसे कहते हैं। द डिलीवरी ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेदर इरेगुलर। इस डिस्ट्रिक्ट में जो चिट्ठी पत्री बांटने की क्रिया है, डिलीवरी है, वो अपेक्षाकृत अनियमित है। जितना होना चाहिए उतना नियमित नहीं है। तो आपको करना क्या है कि सेंटेंस को समझना है। जैसे ही आपको सेंटेंस समझ में आएगा वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। पहली टेक्निक, अभी तक मैंने देखा कि दिल्ली के सारे टीचर्स केवल वर्ड्स रटा रहे हैं। केवल वर्ड्स रटाएंगे तो वो काम का नहीं होगा, वो याद नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। तो बच्चों को रटना ज्यादा पड़ेगा। यहां पर क्या करना है, आपको सेंटेंस देखना है। जैसे ही सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस समझ में आएगा, हिंदी सेंटेंस का समझना है और उसके बाद आसानी से वर्ड्स याद हो जाएंगे। जैसे आपको फर्स्ट सेंटेंस याद हो गया, द डिलीवरी ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेदर इरेगुलर। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में जो मेल का डिलीवरी है, मतलब वितरण है, वो अपेक्षाकृत अनियमित है। चलिए हम लोग सेंटेंस 2 की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस 2 में आइए, यहां लिखा है वी बिलोंग टू ए सोसाइटी विच ट्राइज टू इंश्योर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यहां पर जो ह्यूमन है लिखा हुआ, ये है, इसको उच्चारण करेंगे आप ह्यूमेन, ना कि ह्यूमैन। ह्यूमन और ह्यूमन में अंतर है, इसके लास्ट में ई लगा हुआ। ह्यूमन मतलब होता है दयालुता पूर्ण, यानी दया से भरा हुआ। तो कह रहे हैं वी बिलोंग टू ए सोसाइटी, हम जिस समाज में बिलोंग करते हैं, विच ट्राइज टू इंश्योर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। हम लोग जिस समाज में बिलोंग करते हैं उस समाज में जानवरों को दयालुतापूर्ण इलाज दिया जाता है, या इलाज सुनिश्चित किया जाता है। इंश्योर किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। यहां पर इसका एंटोनिम जो है फायर्स है और ब्रूटल है। फायर्स और ब्रूटल मतलब बिल्कुल हैटर्ड, घृणित, जिसे घृणा लोग करता है, यानी भयानक, डरावना, यू कैन से। और फर्स्ट सेंटेंस में जो है एंटो, मैंने बताना भूल गया, इसमें लिखा था एंटो में कलेक्ट या गैदर मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना, और डिलीवरी मतलब वितरण करना। आते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 3 की ओर। इसमें लिखा व्हेन द शिप wrecked sailors saw the airplane they knew that deliverance was at hand। कह रहा है कि जब शिप wrecked मतलब क्षतिग्रस्त जो जहाज है पानी का, तो क्षतिग्रस्त जहाज
के जो नाविक है उन लोगों ने देखा कि एयरप्लेन उसकी ओर आ रहे हैं और वे लोग समझ गए, दे न्यू डैट, वे लोग समझ गए कि डिलीवरेंस वाज एट हैंड, मतलब राहत अब उसके हाथ में है, अब राहत मिलने वाला है, उसे बचाया जाएगा। तो डिलीवरेंस का मतलब यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि राहत। और उसके बाद इसी में एंटो है, एंटो को देखिए, एंटो है सफरिंग या हार्डशिप, मतलब पीड़ित, दुख, दर्द, कष्ट। ओके, तो सफरिंग या हार्डशिप क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 4 की ओर। इसमें लिखा है द एसेस ऑफ कैंप फायर प्रूव दैट ह्यूमन बीइंग वर नॉट फार अवे। यहां पर है HUMAN, और जैसे यहां देखिए HUMAN और इसमें HUMANE, दोनों में अंतर है। HUMANE ह्यूमन मतलब दयालुतापूर्ण, और HUMAN ह्यूमन मतलब मानव। तो यहां 4 नंबर सेंटेंस को समझते हैं। द एसेस ऑफ ए कैंप फायर प्रूव दैट, मतलब कि कैंप में लगे आग के जो राख हैं उससे साबित होता है कि ह्यूमन यानी मानव, बीइंग वर नॉट सो फार अवे, मानव जाति काफी दूर नहीं थे। इसका मतलब कैंप में बहुत सारे मानव जल गए थे। अब हम इसका जो है एंटो बता दूं। यहां एंटो देखिए, इसका एंटो है जायंट या डेविल। जायंट या डेविल का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल या फिर दानव। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेंटेंस नंबर 4 को भी क्लियर किया। बस यही सेंटेंस आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन बी में मिलने वाला है, तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन आप बिल्कुल आसानी से इसको सीखेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस बी, नेक्स्ट सेंटेंस बी की ओर। हाँ देखिए, यहां पर एक और सेंटेंस बी आया, तो इसको हम लोग इसको भी याद कर लें। चलिए, सेंटेंस सेम ही है और बस वर्ड्स चेंज हो गए हैं। यहां देखिए 1 नंबर सेंटेंस की ओर, द अलॉटमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, इसका उच्चारण आप फिर से सुनिए, अलॉटमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेदर इरेगुलर, मतलब इस जिले में चिट्ठी पत्री का जो वितरण है, अलॉटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अपेक्षाकृत इरेगुलर है, अनियमित है। तो क्लियर है कि यहाँ पर पिछले सॉल्यूशन बी में आपने दूसरा वर्ड सीखा था, अलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सीखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख पाएंगे। चलिए, उसके बाद इसका एंटो जो है वो है असेंबल। असेंबल मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स है इसके लिए। आइए हम लोग सेंटेंस नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है वी बिलोंग टू ए सोसाइटी विच ट्राइज टू इंश्योर जेंटल मर्सीफुल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल। यहाँ पर जेंटल और मर्सीफुल का मतलब होता है दयालुतापूर्ण, यानी जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं वहां पे जानवरों की दयालुतापूर्ण इलाज को सुनिश्चित किया जाता है, यानी हम लोग सुनिश्चित करते हैं जानवरों को इलाज। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं सेंटेंस नंबर 3 की ओर। When the shipwrecked sailors saw the airplane, they knew that relief or rescue, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स है, relief और rescue was at hand। तो 3rd नंबर सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जब शिपरेक्ड सेलर्स ने, यानी क्षतिग्रस्त जहाज के जो सेलर्स है उन लोगों ने देखा कि एयरप्लेन को देखा, एंड दे न्यू डेट, वे समझ गए कि अब राहत उसके हाथ में है, रेस्क्यू और रिलीफ उसके हाथ में है। और इसका एंटो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टॉर्मेंट मतलब मुश्किल, कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा, तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। चलिए हम लोग अब देखते हैं 4 नंबर में। द एसेस ऑफ ए कैंप फायर प्रूव दैट मैनकाइंड ए मॉर्टल बीइंग वर नॉट फार अवे। यहाँ पे आपने देखा मैनकाइंड ए मॉर्टल, दोनों का अर्थ होता है मानव जाति। तो इस सेंटेंस को फिर से मैं बता दूं कि कैंप में लगे आग के जो एसेस है यानी राख है, वे साबित करते हैं कि मानव जाति यानी मैनकाइंड काफी दूर नहीं थे। और इसके एंटो को देख लेते हैं। एंटो में लिखा है मैमथ मतलब भयानक, काफी विशाल। तो
उम्मीद करता हूं कि ये भी सॉल्यूशन बी आपको क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट सॉल्यूशन बी की ओर बढ़ते हैं। तो ये आखिरी सॉल्यूशन बी है। यहां पर इसको गौर से देखिए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन बी में आते हैं हम लोग फिर। लास्ट सॉल्यूशन बी है ये। इसमें लिखा है द सप्लाई और डीलिंग ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेदर इरेगुलर। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में जो चिट्ठी पत्री का जो सप्लाई है, डीलिंग है, वितरण है, वे अपेक्षाकृत इरेगुलर है यानी अनियमित है। तो यहाँ पे एक क्लियर हो चुका होगा। एंटो जो है वो है कंपाइल लिखा हुआ। कंपाइल मतलब इकट्ठा करना, ढेर करना, जमा करना। चलिए हम लोग सेंटेंस नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है वी बिलोंग टू ए सोसाइटी विच ट्राइज टू इंश्योर काइंड ए सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। देखिए यहाँ पर जो पिछले सॉल्यूशन बी में पढ़ा था, काइंड और सिंपैथेटिक और ह्यूमन, इस सब का मतलब होता है दयालुतापूर्ण। तो जिस समाज में हम लोग बिलोंग करते हैं वह समाज जानवरों के दयालुतापूर्ण इलाज को सुनिश्चित करती है। चलिए हम लोग सेंटेंस नंबर 3 की ओर बैठते हैं। इसमें लिखा है when the shipwrecked sailors saw the airplane they knew that liberation और salvage was at hand। तो यहां पर लिबरेशन और सैल्वेज का मतलब भी हुआ राहत। तो क्षतिग्रस्त जहाज के जो सेलर्स थे वे लोग एयरप्लेन को देखकर वे समझ गए कि राहत अब उसके हाथों में थे। तो लिबरेशन और सैल्वेज का मतलब राहत। एक लास्ट सेंटेंस है द एसेस ऑफ कैंप फायर प्रूव दैट ह्यूमन बीइंग वर नॉट सो फार अवे। मतलब कैंप में लगे आग के जो राख थे वे ये साबित करते थे कि मानव जाति काफी दूर नहीं थे। तो यहाँ पर ह्यूमन मतलब मानव, और इसका एंटो है हरकुलिन। हरकुलिन मतलब भयानक और विशाल। चलिए तो अभी आपने सॉल्यूशन बी 3 पार्ट्स में पढ़ा। तो 3 पार्ट्स में जो अलग अलग सॉल्यूशन बी दिए हुए हैं बस सब में सेंटेंस सेम ही है, वर्ड्स बदल जाते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत मजा आया होगा। वीडियो कुछ लंबी होने वाले हैं। अगर आप जनरल कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं घबराएं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा फायदा उठाएं। एक बार नहीं कई बार इस वीडियो को देखकर आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं। साथ साथ ये जो मैं पीडीएफ इस पे पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब सॉल्यूशन सी की ओर देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बताया था कि सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी दोनों 3 जगह यानी 3 प्लेसेस में है, 3 पार्ट्स में है। अब देखिए सॉल्यूशन बी का पहला पार्ट। चलिए देखिए यहां पे सॉल्यूशन सी है। यहां सॉल्यूशन सी का फर्स्ट सेंटेंस जो है इसमें लिखा है इट इज इम्पेरेटिव दैट यू राइट अ लेटर होम एज सुन एज यू रीच कैंप। कह रहा है कि इंपेरेटिव मतलब अति आवश्यक। तो इट इज इम्पेरेटिव दैट, यह अति आवश्यक है कि जैसे ही तुम घर पहुंचो जितना जल्दी हो सके कैंप के लिए कैंप से अपने घर पे एक पत्र लिखो। फिर से सुनिए, इट इज इम्पेरेटिव दैट, यह अति आवश्यक है कि यू राइट ए लेटर होम एज सुन एज यू रीच कैंप। जैसे आप कैंप पहुंचे तो कैंप पहुंचने के बाद घर के लिए आप पत्र लिखिए। तो इंपेरेटिव मतलब हुआ अति आवश्यक, और इसका एंटो जो है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार, इन वेन, व्यर्थ में, यानी महत्वपूर्ण नहीं है वो, उसको बोलते हैं फ्यूटाइल। तो यहां पर आपने एंटो देखा फ्यूटाइल, इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग सेंटेंस सेकंड की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ऑल्दो हेनरीज क्लोथ्स वर ऑलवेज एलिगेंट व्हेन ही इज आउट ही ड्रेसेस वेरी केयरलेसली एट होम। कह रहा है कि हेनरी के जो यद्यपि हेनरी के जो कपड़े होते हैं वो एलिगेंट होते हैं, खूबसूरत होते हैं, आकर्षक होते हैं। एलिगेंट मतलब खूबसूरत या आकर्षक। तो कब होते हैं? जब वो बाहर होते हैं। लेकिन ही ड्रेसेस वेरी केयरलेसली एट होम, लेकिन घर पे वो बहुत ही लापरवाही पूर्ण रूप से अपना कपड़ा पहनते हैं। और इसी में एंटो जो है वो है सिंपल और मिल्ड। सिंपल और मिल्ड का मतलब होता है साधारण। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है हाईवे मैन यूज्ड टू लर्क इन द शैडोज अलोंग दिस वेरी रोड। यहाँ पर तो है लर्क। लर्क मतलब होता है घात लगाना। घात लगाना का मतलब होता है किसी
पे हमला करने के लिए छुप के बैठना, दैट इज कॉल्ड लर्क। जैसे बिल्ली लगाती है, शेर बाघ अपना शिकार करने के लिए भी घात लगाती है ना, तो वो लर्क कहलाता है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। हाईवेमैन कहा जाता है रोड में जो लुटेरी करते हैं, रोड के जो डाकू होते हैं उसको बोलते हैं हाईवेमैन। तो कहने का मतलब है कि हाईवेमैन यूज्ड टू लर्क इन द शैडोज, मतलब जो रोड के लुटेरे होते हैं वे इस छाए में, मतलब घने जंगल में लड़क लगाया करते थे, मतलब घात लगाया करते थे along दिस वेरी रोड, इसी रोड के किनारे। देखिए दिस वेरी रोड, जब नाउन के साथ वेरी लग जाए ना तो वो एम्फेटिक बना देता है, यानी इसी रोड के किनारे हाईवेमैन लड़क लगाया करते थे छाए में या घने जंगल में। तो लड़क मतलब घात लगाना। उसके बाद है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब छोड़ देना, जाने देना, रहने देना। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4, व्हाई डिड ब्लूबियर्ड्स वाइफ रिक्वाइल विथ अलार्म। कह रहा है कि ब्लूबियर्ड्स की पत्नी जो है वो अलार्म से क्यों पीछे हट गई। अलार्म की आवाज से, यानी कुछ बजने की आवाज से पीछे क्यों हट गई। रिक्वाइल मतलब पीछे हट जाना। When she opened the door of the forbidden room, जब वह पर्दा परे हुए यानी forbidden छोड़े हुए या पर्दा परे हुए रूम के कमरे की दरवाजा जब खोली तो उसके आवाज जो हुई, उस आवाज से वो रिक्वाइल क्यों हो गई, मतलब पीछे क्यों हट गई। तो क्लियर हो गया, रिक्वाइल मतलब पीछे हट जाना। अब इसी में एंटो है स्टेबल। स्टेबल मतलब टिके रहना, डटे रहना। चलिए अब हम सेंटेंस नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5 में आइए। I have a great deal of studying to do, but I insure myself with the thought that the summer vacation is near. तो यहाँ पर आपने देखा कि I have great deal of studying, मुझे पढ़ाई करने के लिए काफी कुछ है, but I console myself, यहाँ पर नया वर्ड सीखने को है। कंसोल मतलब संतावना देना। मैं अपने आप को संतावना देता हूं विद द थॉट दैट, इस सोच के साथ कि द समर वैकेशन इज नियर, मतलब गर्मी की छुट्टी काफी नजदीक है, इसलिए मैं बाद में कर लूंगा अपना होमवर्क, अपना जो स्टडी है सो ऐसा कह के मैं अपने आप को कंसोल करता हूं, मतलब संतावना देता हूं। उसी में एंटो जो है वो डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट मतलब किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, दुख देना, मुश्किल देना। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में है दिस इंटरेस्टिंग बुक डिस्क्राइब्स द डेयरिंग एक्सप्लॉइट ऑफ द फॉरेस्ट रेंजर्स। यहां देखिए एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, किसी पे शासन करना, और फॉरेस्ट रेंजर्स होता है जो जंगल से सुरक्षा देने वाले सिपाही लोग होते हैं। तो कह रहा है कि ये जो इंटरेस्टिंग किताब है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है फॉरेस्ट रेंजर्स के साहसपूर्ण व्यवहार को। ठीक है, डेयरिंग एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना या फिर अपने पावर का इस्तेमाल करना करके किसी से काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइट। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 7 में। पुट द पेस्ट्री इनटू द ओवन एंड अलाउ 10 मिनट्स टू इलैप्स बिफोर रिमूविंग इट। कह रहा है ये कि पुट द पेस्ट्री इनटू द ओवन, मतलब कि लिट्टी को, पेस्ट्री को ओवन में डालो, मतलब जलती हुई चूल्हा में डालो। ओवन मतलब होता है जलती हुई चूल्हे। एंड अलाउ 10 मिनट्स टू इलैप्स बिफोर रिमूविंग इट, और इसे हटाने से पहले 10 मिनट आप इसको इलैप्स होने दीजिए, मतलब बीतने दीजिए। इलैप्स मतलब बीत जाना। तो क्लियर है। उसके बाद इसमें एंटो जो है, एंटो है रिमेन और स्टे। रिमेन और स्टे मतलब रुके रहना, ठहरे रहना, बचे रहना, और इलैप्स मतलब बीत जाना। चलिए हम लोग सेंटेंस नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जिसका कर रहे थे आप वेट, वो है नंबर 8। तो मत कीजिए लेट, पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 8। इसमें लिखा है द मेंबर्स ऑफ द जूनियर लिटरेरी सोसाइटी आर इन चार्ज ऑफ दिस अफेयर, दे विल ब्रूक ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द सीनियर्स। देखिए यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ द जूनियर लिटरेरी सोसाइटी, जूनियर लिटरेरी सोसाइटी के जो सदस्य है वही इस अफेयर के, अफेयर मतलब इस लेन देन के इंचार्ज है। दे विल ब्रूक ऑन दिस इंटरफेरेंस फ्रॉम द सीनियर्स, वे लोग ही आपको सीनियर्स से मध्यस्थता करने के लिए आदेश दे सकते हैं
अनुमति दे सकते हैं। ब्रुक मतलब आदेश या अनुमति देना। इंटरफेरेंस मतलब मध्यस्थता करना यानी बीच में आना, बातचीत करना, ठीक है। और सीनियर्स मतलब तो जानते ही हैं, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद है इसमें एंटो जो है वो है चेक या प्रिवेंट। चेक या प्रिवेंट जो है इसका मतलब होता है रोक लगाना, रोकना। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 9 की ओर। इसमें है लिखा ए फ्यू डिसकंटेंटेड पीपल मेट इन एन अबंडेंट हाउस टू कंस्पायर अगेंस्ट। तो यहाँ पर है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फिर से सुनिए, ए फ्यू डिसकंटेंटेड पीपल मेट इन एन अबंडेंट हाउस टू कंस्पायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कुछ नाराज लोग इस छोड़े हुए घर में, इस अबंडेंट हाउस में यानी त्यागे हुए घर में सरकार के खिलाफ कॉन्स्पायर करने के लिए मिले। तो यहाँ पर है कॉन्स्पायर मतलब षड्यंत्र रचना, मतलब कुछ गड़बड़ करने के लिए अपना प्लान बनाना, डेट इज कॉल्ड कॉन्स्पायर। तो यहाँ पर क्या है, कुछ डिसकंटेंट है, यहाँ पर नया वर्ड आपके लिए हो सकता है डिसकंटेंटेड, यानी कुछ नाराज लोग त्यागे हुए घर में यानी पड़ता पड़े हुए घर में सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए मिले। कंस्पायर क्लियर है। उसके बाद है इसमें एंटो। एंटो है सपोर्ट, सपोर्ट मतलब समर्थन करना। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 10 की ओर। इसमें लिखा है अंडर द सैंड वी डिस्कवर्ड द प्रिमिटिव ड्वेलिंग्स ऑफ ड्वेलिंग्स और हैबिटेंट्स ऑफ एन अर्ली पीपल। कह रहा है, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं थोड़ा। Under the sand we discovered primitive dwellings और habitations of an early people। कह रहा है कि बालू के नीचे से हम लोगों ने अर्ली लोग जो थे, आदि मानव, उनके ड्वेलिंग्स या उनके हैबिटेशंस यानी उसके जो है प्रिमिटिव प्राचीन, बहुत पुराने, तो प्राचीन रहने का जो निवास है, तो प्रिमिटिव ड्वेलिंग्स और हैबिटेशंस मतलब होता है प्राचीन निवास को हम लोगों ने डिस्कवर किया, खोज किया। चलिए उसके बाद इसका एंटो जो है मॉडर्न और कंटेम्परेरी है। मॉडर्न और कंटेम्परेरी का मतलब होता है आधुनिक। उसके बाद हम लोग सेंटेंस नंबर 11 में पढ़ते हैं। 11 में लिखा है ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी पीपल फ्रॉम एलियन लैंड्स एंटर्ड दिस कंट्री इन लार्ज नंबर्स। कह रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, पिछले सेंचुरी के दौरान जो हुआ, वे काफी संख्या में विदेशी भूमि से, एलियन लैंड्स मतलब विदेशी भूमि से काफी संख्या में लोग इस देश में प्रवेश कर गए। और इसका एंटो जो है नेटिव, नेटिव मतलब होता है आसपास का, आस पड़ोस का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 12 में। When my uncle died, he left me a legacy amounting to several $1,000। कह रहा है कि जब मेरे अंकल डाई हुए यानी मर गए, he left me legacy amounting to several $1,000। तो उसने मुझे लिगेसी के रूप में यानी पूर्वज से प्राप्त धन के रूप में, लिगेसी मतलब पूर्वज से प्राप्त धन यानी किसी क्या बोलते हैं, बपौती बोलते हैं, यानी पूर्वज से प्राप्त धन। तो when my uncle died, he left me a legacy amounting to several $1,000। जब मेरे अंकल जी मर गए तो वो मेरे लिए कई $1,000 लिगेसी के रूप में छोड़ गए। अब हम इसमें देखते हैं एंटो। इसमें एंटो में लिखा है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मतलब खुद से प्राप्त प्रॉपर्टी। तो लिगेसी मतलब होता है पूर्वज से प्राप्त धन, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब खुद से प्राप्त धन, खुद से प्राप्त किए हुए धन। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 13 में। इसमें लिखा आई नो ए ग्रेट डील अबाउट एंशिएंट वेपन, बट वेपन मतलब होता है हथियार, एंड आई एश्योर यू दैट दिस ओल्ड मस्केट, मस्केट मतलब बंदूक होता है, और इज यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय है, अनोखा है। कह रहा है मैं एंशिएंट वेपन के बारे में मतलब पुराने हथियार के बारे में काफी कुछ
जानता हूँ और मैं आपको सुनिश्चित कर दूं कि ये जो पुरानी मस्केट है ये बहुत ही यूनिक है, अद्वितीय है। चलिए ये क्लियर हो गया। इसका एंटो है ऑर्डिनरी या जनरल। ऑर्डिनरी या जनरल मतलब सामान्य। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 14 की ओर। सेंटेंस नंबर 14 में है द न्यू चर्च इज ए नोबल एडिफिस। एडिफिस मतलब होता है बड़ी इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंग को एडिफिस कहते हैं। तो यहाँ कर है ये न्यू चर्च जो है बिल्कुल ही सभ्य और बहुत खूबसूरत एडिफिस है, इमारत है। और इसका एंटो है कॉटेज या हट। कॉटेज या हट मतलब झोपड़ी, दोनों में अंतर है। एडिफिस मतलब बड़े बड़े इमारत, महल, और कॉटेज मतलब होता है, हट मतलब झोपड़ी होता है। तो ये क्लियर हो गया है दोस्तों। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सभी सॉल्यूशन सी को आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ा के दिखा देता हूं। आप पीडीएफ पे खुद जा करके आप इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस सॉल्यूशन सी को, जो सॉल्यूशन सी मैं अभी बताया, इसको आप पीछे करके यानी बैक करके आप इसे दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा तिबारा सुन सकते हैं। उसके बाद ही आप नेक्स्ट सॉल्यूशन सी पे जाना। तो चलो मैं सॉल्यूशन सी नेक्स्ट आपको दिखा देता हूं। यहां पर सॉल्यूशन सी है नेक्स्ट, इसको आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। सेंटेंस सब सेम ही है, बस वर्ड्स चेंज हो गए हैं, वर्ड्स आपका बदल गए हैं। तो इस सॉल्यूशन सी को पूरा कर लेना आप लोग, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और सॉल्यूशन सी है, उसको भी आपको पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन सी है, इसमें नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो चेंज हो चुका है। ये सॉल्यूशन सी कंप्लीट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, पीडीएफ लेना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे प्रॉब्लम हो वीडियो से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो इसी तरह से हर चैप्टर के साथ आप बने रहें, और भगवान से प्रार्थना तो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेहनत के सामने भगवान भविष्य और ये सब कुछ नहीं है। आपको मेहनत करना, अगर मेहनत करेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे, और जो मेहनत नहीं करता है उसके तो घर वाले भी साथ नहीं देते। दोस्तों तो हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2 में, वॉल्यूम 0 होगा, और तब हम फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक